हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण। जो बहुत ही आसान चैप्टर है, आपको घबराने की कोई जरूरत है नहीं और बहुत ही लुल्लू पुल्लू सा है चैप्टर है, आसानी से खत्म हो जाएगा, है ना। और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको ये समझ आएगा, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो इस चैप्टर में जो पढ़ना है, जो रेखीय समीकरण युग्म का हमें ग्राफी विधि से सॉल्व करना पड़ना है कि ग्राफी विधि से हल कैसे करते हैं, हमें ये पढ़ना है। और हमें पढ़ना है कि प्रस्तापन विधि से कैसे हल करते हैं, यानी कि प्रस्तापन विधि पढ़नी है और विलोपन विधि पढ़नी है। इसके अंदर हमें तीन विधियां पढ़नी है, ग्राफी विधि, प्रस्तापन विधि और विलोपन विधि। ये बहुत ही आसान विधियां हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत कोई नहीं है, ठीक है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हम जीरो से लेके चलेंगे और पूरा आखिरी तक पढ़ेंगे। जीरो से स्टार्ट करूंगा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है 9th 8th में तो भी आपको समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना देरी के। तो देखो, अगर मैं बात करूं तो हमारा जो अध्याय है वो है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। तो इस पे आने से पहले मैं आपको कुछ विशेष चीजें बताऊंगा, तब जाके आप इस पर पहुंचोगे, ठीक है। आओ क्या देखते हैं। देखो, इससे पहले मैंने जो आपको पढ़ाया था, एक चैप्टर पढ़ाया था, क्या, बहुपद। क्या पढ़ाया था? बहुपद, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो कृपया करके आप देख लीजिएगा, आपको और चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आपको मैंने एक बहुपद पढ़ाया था। अगर मैं बहुपद की बात करूं, कोई भी एग्जांपल लूं, जैसे जैसे 2x+3, तो ये हमारा क्या है, एक बहुपद है। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल लूं, जैसे कि 3x² + 4x-3, तो ये भी हमारा क्या है, एक बहुपद है ना। और एक और एग्जांपल जैसे मैंने लिया 4x³ + 5x² - 7x+6, तो ये भी हमारा क्या है, एक बहुपद है। तो ये सभी हमारे क्या है, बहुपद हैं। और मैंने आपको बताया था ये हमारा जो बहुपद है इसकी घात कितनी है, एक है, तो इसको बोलते हैं रेखीय बहुपद। और इसकी जो चर की घात कितनी है, दो है, तो इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। और इसके में जो चर की घात है वो कितनी है, तीन है, तो इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। तो मैंने आपको बहुपदों के बारे में बताया था। लेकिन इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? समीकरण। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? समीकरण। तो ये समीकरण क्या होता है? अगर मैं बात करूं, समीकरण कुछ नहीं है। अगर आप, जैसे मेरा ये बहुपद लिखा है 2x+3, 2x+3 मेरा एक बहुपद है। अगर आप इसमें आप बराबर का साइन लगा दो, किसका साइन लगा दो, बराबर का चिन्ह लगा दो, और बराबर में आप कुछ भी लिख दो, जीरो लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समीकरण। यानी कि अगर आपको बराबर का चिन्ह जहां भी लगा दिख जाए तो वो क्या है, एक समीकरण होता है, ठीक है। तो समीकरण में बराबर का चिन्ह लगा देते हैं बहुपद में, तो वो बन जाता है समीकरण। जरूरी नहीं है कि बराबर में आप जीरो ही लिखो। आप बराबर में ऐसे कि 2x+3 है, आप इसके बराबर में 4 लिखो, 5 लिखो, 9 लिखो, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो बराबर में आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं जीरो है तो ही वो क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। बस शर्त इतनी है, समीकरण के लिए जो होना चाहिए उसमें बराबर का चिन्ह होना चाहिए, तो वो समीकरण होता है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो एक बात समझो यहाँ पे अब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये मेरा जो है क्या है, रेखिक बहुपद है। ये क्या है, मेरा एक रेखिक रेखिक बहुपद है। मेरा क्या है, एक रेखिक बहुपद है। और ये जो है मेरा द्विघात बहुपद है। इसकी चर की घात कितनी है, दो, तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। और ये जो है इसकी घात कितनी है, तीन है, तो इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। अब देखो, जो था मेरा, देखिए, बहुपद 2x+3, जब मैंने इसके बराबर में जीरो रखा है, आप कुछ भी रख दो, तो अब ये जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इसकी घात तो एक ही है, इसमें चर की घात एक ही है, तो अब ये कहलाएगा हमारा रेखिक समीकरण। क्या कहलाएगा, रेखिक समीकरण कहलाएगा। अब इसको बोलेंगे हम रेखिक समीकरण। अब इसी प्रकार से अब जब आप द्विघात बहुपद को यहाँ पे लिखोगे, यानी कि 3x² +
4x-3। तो ये मैंने द्विघात बहुपद लिखा। अगर आप इसके बराबर आप कुछ भी लिखो, तो मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये जो कहलाएगा वो द्विघात बहुपद था पहले, अब ये कहलाएगा द्विघात समीकरण। क्या कहलाएगा हमारा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। ऐसे ही हमारा ये त्रिघात बहुपद है, इसको मैं यहाँ पे लिख दूं 4x³ प्लस 5x² माइनस 7x प्लस के 6। अब ये क्या है? ये है तो क्या त्रिघात बहुपद, लेकिन आप बराबर में कुछ भी लिख दोगे तो ये जो कहलाएगा वो त्रिघात समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिघात समीकरण कहलाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इतना सा अंतर है बस। तो बहुपद में क्या है, बराबर का चिन्ह नहीं लगा होता, जब बराबर का चिन्ह लगा दे तो वो बन जाता है हमारा समीकरण। तो इतनी सी बात है और इसमें कुछ भी नहीं है। इतना समझ आया बहुपद क्या होता है और समीकरण क्या होता है। अगर इतनी बात क्लियर है, अगर इतनी बात क्लियर है तो हम चलते हैं अब आगे। देखिए अब आपको जो समझना है वो समझना है कि एक चर वाले रेखिक समीकरण, ठीक है। तो एक चर वाले रेखिक समीकरण की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे अभी मैंने जो आपके सामने एग्जाम्पल लिखा था 2x प्लस के 3, ठीक है। तो हमारा ये क्या है? एक बहुपद है। तो ये जो बहुपद है, अगर इसका जो मैं नाम बताऊं आपको, तो इसमें देखो तो चर कितने यूज किए गए हैं, यानी कि इसमें एक ही चर यूज किया गया है x। क्या x के अलावा कोई और चर यूज किया गया है, जैसे y z a b c? क्या x के अन्यथा x के अलावा कोई और चर यूज किया गया है? आप बोलोगे नहीं, यानी सिर्फ एक ही चर यानी कि x ही यूज किया गया है। तो इसमें कितने चर है? एक ही चर है, वो भी x। x के अलावा कोई और चर नहीं है, तो इसको बोलेंगे एक चर वाला बहुपद। और कौन सा बहुपद? इसकी घात कितनी है? एक है। तो एक चर वाला रेखिक बहुपद बोलेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? एक चर वाला रेखिक रेखिक बहुपद। क्या बोलेंगे आप इसको? एक चर वाला रेखिक बहुपद। की घात इसकी कितनी? एक है, यानी कि एक रेखिक बहुपद है। और इसमें चर कितना? एक ही है, तो एक चर वाला रेखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक चर वाला रेखिक बहुपद कहलाएगा। अगर इसी को मैं बोल दूं यहाँ पे, इसके बराबर में लगा दूं 2x प्लस के 3 बराबर में 0, कुछ भी लगा दो, तो अब ये क्या कहलाएगा? एक चर वाला, एक चर वाला रेखिक रेखिक समीकरण बन जाए। क्या कहलाएगा जी? समीकरण। बराबर लगने से बहुपद से क्या बन गया? हमारा समीकरण बन गया, वो भी एक चर वाला रेखिक समीकरण। सिंपल है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो कि एक चर वाला रेखिक समीकरण क्या होता है? ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। और एग्जाम्पल लिखा मैंने आपके सामने कि 4x² प्लस के 8x प्लस, ठीक है, और 4। आपके सामने मैंने एक बहुपद लिखा, तो आप बोलोगे ये कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है ये? द्विघात बहुपद है। लेकिन ये बताओ मुझे, इसमें जो चर यूज हो रहा है कौन सा यूज हो रहा है? x। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। क्या x के अलावा कोई और दूसरा चर आया है? क्या x के अलावा कोई दूसरा चर आया है? तो नहीं आया ना। x के अलावा ना तो y आया ना ही z आया, सिर्फ एक ही चर आ रहा है, वो भी कौन सा आ रहा है? x आ रहा है, वो भी कौन सा आ रहा है? x। यानी कि ये जो बहुपद है एक चर वाला है, इसमें एक चर का प्रयोग है सिर्फ x का। तो ये जो बहुपद है एक चर वाला है। एक चर वाला तो है, लेकिन कौन सा? इसकी घात कितनी है? 2। तो एक चर वाला द्विघात बहुपद है। कौन सा है ये? कौन सा बोलोगे आप इसको? बोलोगे एक चर वाला द्विघात बहुपद बोलोगे आप इसे। क्या बोलोगे? एक चर वाला द्विघात बहुपद बोलोगे। सिंपल। अगर मैं इसी के बराबर में 0 लगा दूं, जैसे 4x² प्लस 8x प्लस 4, इसके बराबर में आप कुछ भी लगा दो अपनी मर्जी से, तो अब इसमें बराबर का साइन आ गया, तो अब ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? एक चर वाला द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक चर वाला द्विघात समीकरण। क्या कहलाएगा? एक चर वाला द्विघात समीकरण ये कहलाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये एक चर वाला रेखिक बहुपद है, तो इसके बराबर में 0 या कुछ भी लिखोगे तो रेखिक समीकरण बन जाएगा एक चर वाला। ऐसे ये एक चर वाला द्विघात बहुपद है, जब बराबर आप कुछ भी लिख दोगे तो ये बन जाएगा एक चर वाला द्विघात समीकरण बन जाएगा।
ऐसे अब जब आप त्रिघात लोगे, चलो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा 5x³ माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 5, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये हमारा इसकी घात कितनी है, 3 है, यानी कि त्रिघात बहुपद है। अब त्रिघात बहुपद है, अब इसमें देखो क्या x के अलावा कोई और चर आया है क्या, x के अलावा जैसे y z कुछ आया है? नहीं, x का सिर्फ एक ही आ रहा है भाई, वो भी कौन सा चर आ रहा है, x ही आ रहा है। तो कौन सा, एक चर वाला ही, क्या है, एक चर वाला, वो भी कौन सा, त्रिघात बहुपद। तो आप इसको क्या बोलोगे, एक चर वाला त्रिघात बहुपद, एक चर वाला त्रिघात बहुपद, सिंपल। अब इसी के बराबर आप कुछ भी लिख दो, इसी के बराबर में आप कुछ भी लिख दो। मेरा क्या लिखा है ये, 5x³ माइनस के 2x² प्लस के 4x माइनस के 5, ठीक है। अब ये तो मेरा क्या है, बहुपद है, त्रिघात बहुपद। अब बराबर में आप कुछ भी लगा दोगे तुरंत बन जाएगा समीकरण, क्या बन जाएगा, समीकरण। तो अब इसका जो नाम हो जाएगा क्या, कि एक चर वाला त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण हो जाएगा ये, बन जाएगा। बताओ क्लियर है या नहीं क्लियर है, इतनी सी बात। तो एक चर वाला रेखीय बहुपद और समीकरण में अंतर समझे कि नहीं समझे। तो ये सभी क्या है, एक चर वाले रेखीय बहुपद है। जब बराबर में साइन लग गया तो ये एक चर वाले क्या बन गए, रेखीय समीकरण, और ये द्विघात समीकरण, ये त्रिघात समीकरण। क्लियर है, सिंपल है ना। अगर इतना क्लियर है तो अब चलते हैं हम आगे। अब आपको जो समझना है, क्या समझना है, कि दो चर वाले रेखिक बहुपद। अभी तो हम जो देख रहे थे एक चर वाले देख रहे थे, जिसमें सिर्फ एक्स या वाई कुछ भी आए, एक ही चर आता था। लेकिन अब जो हम देखने वाले हैं दो चर वाले रेखिक बहुपद यहाँ तथा समीकरण, ठीक है। तो दो चर वाले जैसे देखो, आओ यहाँ पे, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा 2x प्लस के 3, तो इसमें कितने चर है, एक चर वाला बहुपद है ये, कितना है, एक चर वाला, ये कितना है, एक चर वाला है, ठीक है। ऐसे अगर मैं आपके सामने और एग्जांपल लिखूं, जैसे कि 2a प्लस 5, तो इसमें कितने चर यूज हो रहे हैं, a, यानी कि एक यूज हो रहा है, तो ये भी क्या है, एक चर वाला, ये भी क्या है, एक चर वाला बहुपद, ठीक है। दोनों क्या है, ये बहुपद है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझो, अब इसमें एक ही चर आ रहा था, लेकिन अगर मैंने लिखा आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, क्या, कि 4x प्लस 3y, ठीक है, 3y। तो अब इसमें देखो कितने चर हैं, तो आप बोलोगे एक तो x है, एक y है, एक तो x है, एक y है, यानी कि दो चर आ गए इसमें, एक x आ गया, एक y आ गया। तो इसको जो बोलेंगे हम दो चर, दो चर वाला वाला बहुपद बोलेंगे। लेकिन कौन सा, अब इसकी बात करें, x की घात कितनी, एक है, y की घात कितनी, एक है, घात तो बड़ी, सबसे बड़ी घात कितनी है, एक ही है, यानी कि इसकी घात कितनी है, एक। तो कौन सा हो जाएगा, रेखीय बहुपद, यानी कि जिस बहुपद की घात एक होती है उसको क्या बोलते हैं, रेखीय बहुपद बोलते हैं। और इसकी घात कितनी है, एक ही है, और इसमें चर कितने हैं, दो हैं। है तो ये रेखीय बहुपद, लेकिन कितने चर वाला है, दो चर वाला है, क्योंकि इसमें दो चर आ रहे हैं, एक्स और वाई। तो ये जो कहलाएगा दो चर वाला रेखिक बहुपद कहलाया, क्या कहलाया, दो चर वाला रेखिक बहुपद कहलाया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। और भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने लिखा 5x माइनस 3y प्लस के 4, ठीक है। अब जिसमें देखो इनकी घात तो एक ही है, यानी कि ये रेखिक है, रेखिक बहुपद है। इसमें चर यूज कितने हो रहे हैं, एक एक्स और वाई, सिंपल दो यूज हो रहा है ना। तो ये भी हमारा क्या है, दो चर वाला, दो चर वाला रेखिक बहुपद है। क्या है, दो चर वाला रेखिक बहुपद, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। एक बात बता दूं, जरूरी नहीं है कि एक्स वाई ही हो, जरूरी नहीं है एक्स और वाई ही हो। यहाँ पे एक्स और वाई की जगह पे कुछ भी हो सकता है, सिर्फ दो चर होने चाहिए। जैसे जैसे कि 3a प्लस 6b, एक्स वाई की जगह पे ए और बी आ सकता है, चर तो कुछ भी आ सकता है, एक्स वाई ए बी सी डी जेड ई एफ जेड यू आर एस टी वी, कुछ भी आ सकता है ना। तो ये भी क्या है, ये भी हमारा वही कहलाएगा कि दो चर वाला रेखिक बहुपद, दो चर वाला, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, दो चर वाला रेखिक बहुपद है ये भी,
समझ में आई इतनी सी बात? अगर इतनी सी बात आपको क्लियर है कि दो चर वाला जो है रेखीय बहुपद क्या होता है, अब देखते हैं दो चर वाला रेखीय समीकरण, आओ देख लेते हैं। तो सिंपल सा कुछ नहीं है, इन्हीं के आप बराबर में लगा दो जीरो। क्या लगा दो? जीरो। जैसे अभी आपके सामने एक एग्जांपल लिखा, 3x प्लस के 4y, इनकी घात कितनी है? एक ही है। तो ये जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? इसमें चर कितने? दो हैं, तो क्या कहलाएगा? दो चर वाला, दो चर वाला, और घात कितनी? एक है, तो बोलेंगे रेखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रेखिक बहुपद। सिंपल। जब आप इसके बराबर में कुछ भी लिख दो, जैसे 3x प्लस 4y के बराबर आप जीरो लिखो, एक लिखो, दो लिखो, कुछ भी लिख दो, जैसे ही बराबर आएगा वो क्या बन जाएगा? समीकरण बन जाएगा। अब ये जो कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा? दो चर वाला रेखिक रेखिक समीकरण। क्या कहलाएगा? दो चर वाला रेखिक समीकरण। तो बराबर लगते ही बहुपद से क्या बन गया हमारा? समीकरण बन गया। अब दो चर है ना, तो दो चर वाला बोल रहे हैं, घात एक है तो इसलिए रेखिक बोल रहे हैं। सिंपल है कि नहीं? सिंपल है। ठीक है, और भी एग्जांपल आप ले सकते हो। देखो यहाँ जैसे कि 7a-5b प्लस 8, तो इसमें अभी देखो आप कितने चर हैं, तो आप बोलोगे ए और बी, यानी कि दो ही चर आ रहे हैं। तो ये भी हमारा जो एग्जांपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दो चर वाला रेखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? दो चर वाला रेखिक बहुपद। जब आप इसके बराबर में कुछ भी लिख दो, जैसे ये लिखा है हमारा 7a माइनस के 5b प्लस 8 के बराबर में आप जीरो या कुछ भी लगा दो, मैं जीरो लगा रहा हूँ लेकिन आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है? तो अब ये क्या कहलाएगा? दो चर वाला रेखिक रेखिक समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी? क्योंकि इसमें क्या लग गया? बराबर लग गया। तो दो चर वाला क्या बन गया? ये रेखिक समीकरण। समझ में आई? तो दो चर वाले रेखिक बहुपद और समीकरण क्या होते हैं। अगर इतना क्लियर है तो अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए, अब जो देखने वाले हम क्या देखने वाले हैं कि दो चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप। क्या देखने वाले हैं? मानक रूप। जैसे हमने जो है चैप्टर 2 में जो बहुपदों के मानक रूप देखे थे, रेखीय बहुपद का मानक रूप देखा था, द्विघात बहुपद का मानक, त्रिघात बहुपद का मानक रूप। इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखने वाले हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप। अब मानक रूप होता क्या है? मानक रूप क्या है? सिंपल सा एक जनरल स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर इंसान की बात करें तो इंसान का जो स्ट्रक्चर है क्या है, तो आप बोलोगे इंसान अगर कोई होगा, तो आपके दिमाग में जो ख्याल आया, क्या ख्याल आएगा? उसके दो हाथ होंगे, दो पैर होंगे, दो कान होंगे, दो आंखें होंगी, ठीक है, यानी होठ होंगे, जीभ होंगे। यही तो आपको देख के ख्याल आएगा ना, सोच के। तो यही क्या है? ऐसे ही क्या है? मानक रूप होता है इनका, जिसको देख के अगर कोई आपसे बोले कि आपसे अगर कोई बोले कि दो चर वाला वो रेखिक समीकरण है ये, तो है ना, तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा कि यानी कि इसमें ये होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है? तो आपको उस मानक रूप से ही पता चलेगा कि इस समीकरण में क्या क्या हो सकता है, ठीक है? जैसे इंसान की बात करें तो इंसान में दो हाथ पैर हो सकते हैं, ठीक है? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? उसी को बोलते हैं मानक रूप। तो अगर बात करें दो चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप जो होता है इसका, क्या मानक रूप, तो वो होता है हमारा, ये आपको ध्यान रखना है, मानक रूप मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है? वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, बराबर में जीरो। क्योंकि समीकरण है, समीकरण है तो बराबर तो लगेगा ही लगेगा। अगर बराबर नहीं लगेगा तो बहुपद बन जाएगा ना। क्या बन जाएगा? बहुपद। बराबर लगना जरूरी है, जब ये क्या कहलाता है? वो समीकरण कहलाता है। तो इसका जो मानक रूप हो गया, क्या हो गया? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के सी। तो ये क्या है? मानक रूप। अगर जहां मैं बात करूं, यहाँ जो है, जहां, ठीक है, जहां ए और बी और सी है ना, जो संख्या है यहाँ पे, जो ए बी और सी, ये क्या है? हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? हमारी वास्तविक संख्याएं।
वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ए बी और सी जो है हमारी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, और जो एक्स है वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, और और जो बाई है वो भी जीरो नहीं हो सकता। यानी कि एक्स और बाई जो है, सुनो, एक्स और बाई, इसको ऐसे लिखो आप कि जो एक्स और बाई एक साथ एक साथ जीरो नहीं हो सकते, जीरो नहीं हो सकते। जो है एक्स और बाई जो हैं वे एक साथ जो है जीरो नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ये मानक रूप है। यानी कि ए एक्स भी जीरो कर दो आप, बी इंटू बाई भी जीरो कर दो, प्लस सी बराबर जीरो। तो ये एक साथ जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया प्लस ये भी जीरो हो गया, प्लस सी बराबर जीरो, क्या हो जाए, सी बराबर जीरो हो जाए। सी क्या है, सी तो एक अचर पद है। यहाँ पे जो सी है, सी क्या है, एक अचर पद है। सी क्या है, एक अचर पद। ठीक है, सी क्या है, अचर पद। तो बचा क्या, एक अचर पद बचा। जब अचर पद बचा, उसमें कोई चर ही नहीं है, तो ये चर वाला कहाँ से रहेगा भाई, चर वाला कहाँ से बनेगा, जब चर ही नहीं है तो वो चर वाला रहेगा कहाँ से। ठीक है, वो क्या बनेगा, एक अचर बनेगा। क्या बनेगा, एक अचर बन जाएगा अगर दोनों एक्स और वाई एक साथ जीरो हो जाएंगे तो ध्यान रखना है, जो एक्स और वाई है दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। लेकिन अगर एक जीरो हो गया तो चलेगा, लेकिन दोनों एक साथ जीरो नहीं होंगे। जैसे मान लो अगर एक्स जीरो हो गया, ठीक है, प्लस बी बाई जीरो नहीं हो रहा है, सी बराबर जीरो, ये जीरो हो गया, प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, बी वाई प्लस सी, तो चलेगा, तो चलेगा। लेकिन दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। चाहे आप बाई को जीरो कर लो, लेकिन एक्स को जीरो नहीं करोगे। अगर आप एक्स को जीरो करोगे तो बाई को जीरो नहीं करोगे, यानी कि दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना समझ आया, तो ये आपको ये मानक रूप ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा कोई, कि 3x प्लस 5y प्लस 8 बराबर के जीरो। तो आप बोलोगे देखो इसमें कितने चर आ रहे हैं, दो चर आ रहे हैं, एक्स और वाई, यानी कि दो चर वाला है, और घात कितनी है, एक है, तो रेखिक बहु रेखिक है, और बराबर लगाए तो ये समीकरण है, यानी कि दो चर वाला रेखिक समीकरण है ये। ठीक है, तो अगर इसकी मानक रूप से तुलना करूं, एक ए मानक रूप क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के सी बराबर के जीरो। जब आप इसकी इससे तुलना करोगे तो देखो x के साथ जो गुणांक है a, यहाँ पे x के साथ क्या है, 3, यानी कि a की जगह पे यहाँ पे कितना है, 3 है। तो जब इससे तुलना करोगे तो यहाँ पे a की जगह पे आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, और b की जगह पे यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, 5 मिलेगा, और c की जगह पे यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, 8 मिलेगा। कितना मिलेगा आपको, 8 मिलेगा। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो कुछ। जब आप जो हमारा दो चर वाला रेखिक समीकरण लिखा है, जब इसकी मानक रूप से तुलना करोगे तो ए का मान कितना है, 3, बी का मान कितना है, 5, और सी का मान कितना है, 8 है। इतनी बात क्लियर है। और भी एग्जांपल लो, जैसे जैसे मैंने आपके सामने लिखा 6x माइनस 4y प्लस के 7 बराबर जीरो। तो ये भी हमारा क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। जब इससे तुलना करो तो ए की जगह पे कितना है, यहाँ पे 6, तो ए का मान यहाँ पे कितना है, 6। अब बी की जगह पे यहाँ पे कितना है, 4 है, लेकिन किसका, माइनस लगा है, यानी तो माइनस का 4 है। अगर माइनस लगाए तो माइनस लगाओगे ही जरूरी, अगर आप नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। अब सी किसका है, प्लस का 7 है, तो सी क्या है, प्लस के 7 है। कितना समझे कि नहीं समझे। जब आप द्विघात समीकरण की सॉरी जब आप दो चर वाले रेखिक समीकरण की तुलना करोगे तो आप ए बी सी के मान बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, आसानी से बता सकते हो ना। अगर ये बता सकते हो, अब चलते हैं आगे, आप बताइएगा। ठीक है, ठीक है, अब आपको सामने जो है मैंने एक कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, तो जिनमें आपको करना क्या है कि निम्न को, यानी कि जो नीचे दिए गए हैं, ठीक है, निम्न को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में लिखें। यानी कि हमें जो है मानक रूप में दो चर वाले रेखीय समीकरण के मानक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो इस रूप बराबर जीरो के रूप में लिखें, इनको इस रूप में लिखना है। तथा ए बी सी के मान भी ज्ञात करने हैं, जैसे अभी हमने किया था वैसे हमें करना है। आओ देखो,
यहाँ पे देखोगे आप तो पहला जो सवाल है 11x+16y बराबर में 7। जब आप इसको मानक रूप में लिखोगे तो मानक रूप क्या है हमारा ये, तो पहले क्या आएगा x यानी कि 11x, फिर क्या आएगा y प्लस के 16y, फिर क्या आएगा c आएगा, फिर क्या आएगा c आएगा, c तो यहाँ पे दे ही नहीं रखा है, बराबर आ गया। बराबर में जीरो होना चाहिए, बराबर में क्या होना चाहिए, जीरो। तो 7 को इधर लेके आओगे ना, उधर है 7, उधर को लेके आओगे तो उधर से आएगा, आते आते बेचारे की हालत खराब हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का, प्लस का उधर से आएगा तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का, बराबर में क्या बचा, जीरो बचा। तो अब इसको हमने जो है इस मानक रूप में लिख दिया, यानी कि पहले x फिर y फिर c बराबर जीरो, लिख दिया मानक रूप में। अब यहाँ से अगर आप a और b c के मान बताओ, तो यहाँ पे a की जगह पे कितना है 11 और b की जगह पे कितना है 16 और c की जगह पे कितना है 7, किसके, माइनस के। ध्यान रखना माइनस के साथ है, बता सकते हो नहीं बता सकते हो। ऐसी अगर मैं दूसरे में बात करूं तो पहले आएगा x यानी कि अंडर 2x आ गया, फिर आएगा y अंडर 3y, फिर आएगा c। अब c तो इधर है नहीं, वो तो उधर को भागा हुआ है, तो उधर को भागा हुआ है तो उसको बुला के लेके आए, उधर से बुला के लेके आए तो माइनस का ना उधर को आएगा तो हो जाएगा प्लस के 9 और बराबर में उधर क्या बचेगा फिर, जीरो बचेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब देखो ये मानक रूप में आ गया इस रूप में। अब इस रूप में आ गया तो यहाँ पे जो a का मान होगा कितना होगा, आप बोलोगे तो अंडर 2 होगा, और जो b का मान होगा तो आप बोलोगे अंडर 3 होगा, और जो c का मान बोलोगे तो आप बोलोगे प्लस के 9 है तो 9 होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस के 9 इधर को आ गया ना, प्लस के 9 हो गया बराबर जीरो, बराबर में जीरो होना चाहिए, सिंपल। बता सकते हो नहीं बता सकते, क्लियर है। अब इसमें अगर बात करें तो इसमें आप बोलोगे सर देखो पहले x आएगा, ठीक है आ गया, फिर आएगा y, फिर आएगा c, लेकिन इसमें तो y है ही नहीं, ये तो एक चर है, इसमें तो y है नहीं। अरे मोरे बहुआ देखो यहाँ पे, अरे इसमें y नहीं है, ठीक है, x के बाद क्या आएगा y आएगा, तो मैं ऐसे लिख दूं क्या, प्लस जीरो y, ऐसे नहीं ले सकता क्या, यानी कि जीरो का अगर बाई के साथ गुणा करो तो बाई इंटू जीरो करो तो जीरो ही हो जाएगा। अब जीरो कुछ ऐड करो कोई फर्क पड़ेगा इस पे, यानी कि रहेगा तो मेरा 8x प्लस के 6 ही ना, रहेगा तो मेरा 8x प्लस के 6, यानी कि 8x प्लस, तो बाई को मैं जीरो बाई लिख दूं और प्लस के मेरा क्या है 6 बराबर में जीरो। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा ये तो। अब ये जीरो हो जाएगा, जीरो को ऐड करो या घटाओ कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, पड़ने वाला ना, तो ये रहेगा तो यही। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब ऐसे आपने इस रूप में लिख दिया कि नहीं लिख दिया, तो आपने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में बराबर जीरो के रूप में लिख दिया। अब इस रूप में लिख दिया है तो यहाँ पे आप बता दो मुझे ए का जो मान होगा कितना होगा, तो आप बोलोगे 8, तो बी का मान क्या होगा जीरो, बाई इसमें दे नहीं रखा है, और जिसका दे नहीं रखा होता है उसका क्या होता है जीरो, आप देख सकते हो बाई का मान क्या है जीरो। ठीक है, और सी का मान क्या है 6। अगर आपको बाई नहीं दे रखा है तो बाई के साथ जो बी है उसका मान जीरो होगा, अगर एक्स नहीं दे रखा है तो ए का मान क्या होगा जीरो होगा। ठीक है, जो नहीं दे रखा है उसमें जो ए का मान, जैसे एक्स नहीं दे रखा है तो ए का मान जीरो, बाई नहीं दे रखा है तो बी का मान जीरो, समझ में आई बात। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ पे, तो इसमें भी देखोगे तो ये 3y बराबर माइनस के 7 है, अरे इसमें भी एक्स नहीं दे रखा है, इसमें भी एक्स नहीं दे रखा है, पहले तो हमें एक्स लिखना है, पहले एक्स लिखोगे तो आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, जीरो एक्स फिर बाई दे रखा है प्लस के 3y, अब माइनस के 7 को इधर को लेके आओगे तो प्लस के 7, उधर क्या बचा जीरो बचा। क्या अब इसको मैंने इस मानक रूप में नहीं लिख दिया है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के सी बराबर में जीरो, यानी कि मैंने इसको इस रूप में लिख दिया कि नहीं लिख दिया बताओ। अब यहाँ पे देखो जो है, क्यों जीरो एक्स लिखो तो ये तो पूरा जीरो ही है ना, क्या है जीरो ही है, क्यों गुणा हो रहा है जीरो का एक्स के साथ, क्या होगा जीरो ही होगा, जीरो का किसी भी संख्या के साथ गुणा करो जीरो ही होगा। अब ये जीरो को ऐड करोगे इसके साथ तो यही रहेगा ना, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, रहेगा तो भाई ना, बदल नहीं रहा है। तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यहाँ पे अब ए का मान ज्ञात करो तो ए का मान कितना है यहाँ पे जीरो, और बी का मान कितना है यहाँ पे 3, और सी का मान कितना है यहाँ पे 7। तो हमने इसको इस रूप में भी लिख दिया और ए बी सी के मान भी बता दिए। अगर आप इसमें बताओगे तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे पहले से जो है, अरे ये तो पहले से मानक रूप में लिखा हुआ है, देखो एक्स लिखा है पहले, ठीक है, बाई लिखा है, ठीक है ठीक है, सी लिखा है, ठीक है, बराबर में जीरो लिखा है, देखा है? अरे ये तो पहले ही से लिखा हुआ दे रखा है ना, इसे तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, और लिखने की जरूरत नहीं है तो हमें ए बी सी के मान बताने हैं, आओ बताते हैं। तो यहाँ पे जो ए का मान होगा, ए की जगह पे कितना है 20 है, और बी का जो मान होगा बी की जगह पे कितना है -16,
अब सी की जगह पे कितना है, -8। अगर माइनस का है तो माइनस का ही लिखोगे आप। बता सकते हो। क्लियर है इतनी बात? अगर इतनी बात क्लियर है तो अब देखो छठवा। तो छठवे की अगर मैं बात करूं तो क्या दे रखा है, √3x बराबर के 7। यहाँ पे देखोगे तो √3x तो है लेकिन बाई है ही नहीं। अगर बाई नहीं है तो हम सिंपल से ऐसे लिख सकते हैं ना कि 0/, और 7 को इधर को लेके आओ तो -7 बराबर में 0। अब मैंने इसको इस रूप में लिख दिया, कोई फर्क पड़ेगा इससे क्योंकि तो 0 ही है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो a का जो मान है कितना है, √3, और जो b का मान है कितना है, 0, और जो c का मान है कितना है, -7। बता सकते हो नहीं बता सकते हो? यानी कि आप जो है मानक रूप देख के ए बी सी के मान ज्ञात करना सीख गए कि नहीं सीख गए? अगर आप इतना सीख गए हो तो आपके लिए बहुत सारे सवाल अब बहुत ही आसान हो जाएंगे। ठीक है। अगर इतना क्लियर है, और मैं देखो अब यहाँ से जो है मुझे लगता है क्लास हो रही है लंबी, तो इस क्लास को जो हम इतना ही रखेंगे। आपको अगर ये समझ आ रहा है, मैं जीरो से लेके चल रहा हूँ ताकि हर एक प्रत्येक बच्चे को समझ आए, जिसको नहीं आता जिसको आता है तो सभी खुश रहें। अगर इतना क्लियर है, अगर आज को आपको जो आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगली वीडियो के साथ। आज नहीं, धन्यवाद।